अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्लियरली? कोई एक स्टूडेंट ज़रा यस सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जॉन कीट्स के साथ हम नबरत आज़मा तीन उसकी और बायोग्राफी सबसे पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं अब तक, उसकी जो तीन पॉइंट्स या तीन ऑर्ड्स हमारे आउटलाइन में थी वो हमने कर ली हैं। अब उसके कुछ पोइट्री के एस्पेक्ट्स या कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स कह लें या कुछ इश्यूज कह लें, इश्यूज तो नहीं बल्कि टॉपिक्स कह लें या एलिमेंट्स कह लें उसकी पोइट्री के अंदर जो मौजूद हैं, तो उसको इंशाल्लाह आज स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे वैसे तो उसके पोइट्री के एस्पेक्ट्स या एलिमेंट्स या क्वेश्चंस वो बन जाते हैं, लेकिन हम तो जो है वो पाँच पाँच छः तकरीबन करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि आज कम से कम दो कवर कर लें अगर हो सके तो, नहीं तो फिर एक तो लाजमी तौर पे हो ही जाएगा। सबसे पहला जो उसकी पोइट्री के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता था वो उसका था कि उसकी पोइट्री के अंदर एक ग्रीक एलिमेंट नज़र आता था, ग्रीक टच नज़र आता था उसकी पूरी पोइट्री के अंदर। जैसे ग्रीक आपने पढ़ा होगा, ड्रामा पढ़ा होगा आपने, क्लासिकल ड्रामा, उसके अंदर आपने मे बी के अगर एडिपस रेक्स पढ़ा है तो एडिपस रेक्स जिस तरह उसमें हमें जो है वो एक ग्रीक माइथोलॉजी है, ग्रीक एलिमेंट्स उसके अंदर सब कुछ वो चीज़ें हैं, तो इसी तरह जो इसकी कीट्स की पोइट्री थी उसके अंदर भी ग्रीक एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। तो उसको नाम जो दिया जाता है वो हेलेनिज्म का नाम इस चीज़ को दिया जाता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो सबसे पहले देखते हैं कि हेलेनिज्म क्या है और कीट्स की पोइट्री के अंदर ये हेलेनिज्म किस तरह से मौजूद है। The word Hellenism is derived from the word Hellene, which means Greek. ये जो हेलेनिज्म का वर्ड है ये हेलीन से डिराइव किया गया है और इस हेलीन वर्ड का मतलब है ग्रीक। Therefore, Hellenism stands for devotion and imitation of ancient Greek culture, thought, customs and Greek spirit. तो हेलेनिज्म का मतलब ये हुआ कि जब किसी चीज़ को या कोई बंदा अपने आप को डिवोट कर दे और इमिटेशन की जाए एंशियंट ग्रीक कल्चर की, उस थॉट की, उनके रस्म व रवाज की और ग्रीक स्पिरिट की, तो उसको हम हेलेनिज्म कहेंगे। यानी कि जब हम एंशियंट ग्रीक कल्चर को कॉपी करें, अपना कोई काम करें तो उसके मुताबिक करें, उन कस्टम्स को, उन रिवाज को, उस ग्रीक स्पिरिट को और उन जैसी थिंकिंग को हम अडॉप्ट कर लें और उसको फॉलो करें और उसको इमिटेट भी करें,
तो उसको नाम दिया जाता है हेलेनिज्म का। कीट्स इतना ज़्यादा हेलेनिज्म को फॉलो करता था, या उसके अंदर ये उसकी पोइट्री के अंदर ग्रीक एलिमेंट इतना ज़्यादा पाया जाता था कि उसको एक दफ़ा शैली ने, ये इसके नीचे आपको लिखा हो नज़र आ रहा हो एंड वाली 2 लाइनें, कि शैली वंस सेड कीट्स वाज अ ग्रीक। ठीक है, तो शैली ने उसको यहाँ तक कह दिया था कि कीट्स जो है वो एक ग्रीक था, एक यूनानी था। तो ये जो क्वेश्चन है कि हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक, ये कभी कभी कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह के तौर पे ये भी ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि किसने ये कहा था कि कीट्स वाज अ ग्रीक। सो शैली ने ये कहा था कि कीट्स जो है एक ग्रीक था। तो उसके कहने का हमें अंदाज से या उसके इस सेइंग से ये पता चलता है, उसकी कोटेशन से, कि कितना ज़्यादा कीट्स जो है वो इन्वॉल्व था इस हेलेनिज्म के अंदर या ग्रीक्स को फॉलो करने के अंदर, के उसके जो कंपेनियन या उसके जो इराक के जो दूसरे पोइट्स थे या क्रिटिक्स थे, उनमें से एक ने, शैली ने, ये तक उसको कह दिया कि वो तो एक मुकम्मल एक ग्रीक ही था। तो अब ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि कीट्स जो, उसको ये तक कहा जा रहा है कि वो एक ग्रीक था, हालांकि वो तो एक इंग्लिश मैन था और इंग्लैंड में वो पैदा हुआ, वहीं पे रहा, वहीं का वो कल्चर वगैरह आम लाइफ में फॉलो करता था, वहीं पे जो है वो उसने पढ़ाई वगैरह भी अपनी स्टडी की। तो फिर ये क्या वजह थी कि कीट्स जो है वो हेलेनिज्म की तरफ उसकी टेंडेंसी हो गई, या ग्रीक जो एलिमेंट्स हैं उसकी तरफ उसका झुकाव हो गया। तो ये आखिर कैसे हुआ, ये क्वेश्चन है। सो इसका अभी आंसर तलाश करते हैं अगली स्लाइड्स में। तो ये यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है आगे 2-3 स्लाइडों में कि क्यों कीट्स जो है वो हेलेनिज्म की तरफ चला गया था, या कैसे उसके अंदर ये हेलेनिज्म का, हेलेनिज्म के लिए मोहब्बत और उसके फॉलो करने का जज्बा कैसे पैदा हुआ। कीट्स को असल में, अब ये यहाँ पे एक और चीज़ मैं पहले बताता चलूँ कि कीट्स जो था वो ग्रीक लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं जानता था, उसको यूनानी ज़बान का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। लेकिन इसलिए उसको बिल्कुल भी ये कह लें कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो ग्रीक लैंग्वेज को पढ़ सकता या कल्चर को वो पढ़ सकता उनके। लेकिन उसके बावजूद जो है कीट्स में एक टेम्पर और उसके अंदर एक ग्रीक स्पिरिट पाई जाती थी। और जो ग्रीक एलिमेंट उसके अंदर पैदा हुआ था असल में वो इस तरह से पैदा हुआ कि उसने ग्रीक ट्रांसलेशन उसने पढ़ी ग्रीक क्लासिक्स की, यानी कि जो बड़ी बड़ी उनकी अहम पोइट्री की या कोई और किताबें थी क्लासिक्स, उनकी उसने ट्रांसलेशन पढ़ी। और क्लासिकल डिक्शनरी ग्रीक की उसने एक स्टडी की थी। और उसके अलावा ग्रीक स्कल्पचर को उसने काफ़ी गौर खौज से ऑब्ज़र्व किया था, यानी कि ग्रीक्स का जो स्कल्पचर का एक ट्रेडिशन है, मुजस्मा साजी जिसको कह लें। तो ये कुछ वजूहत थी कि जिसकी वजह से वो ग्रीक एलिमेंट्स की तरफ या ग्रीक टेम्पर या ग्रीक स्पिरिट उसके अंदर पैदा हो गई। तो ये स्लाइड को ज़रा अब मैं रीड करता हूँ तो मज़ीद इस पर बात करते हैं। कीट्स वाज द इंग्लिश मैन। कीट्स डिड नॉट नो the Greek language and therefore he had no opportunity of reading Greek literature
of knowing anything about Greek customs and way of life. Still, Keats was Greek in temper and spirit. The Greek influence came to him through his reading of translation of Greek classics, Lampreer classical dictionary, थ्रो ग्रीक स्कल्पचर। तो ये वही वाली बातें जो मैंने पहले बता दी हैं आपको कि वो एक तो इंग्लिश मैन था, इसलिए वो हमेशा ज़ाहिर है इंग्लैंड में रहा, और जब बीमार हुआ था उस वक्त वो इंग्लैंड से बाहर निकला था, लेकिन ज़्यादा टाइम उसका इंग्लैंड में गुजरा। ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए कुछ उनका लिटरेचर या उसकी लैंग्वेज वगैरह वो नहीं जानता था ग्रीक की, और ना लिटरेचर पढ़ सका। और ये तीन चीज़ें उसने स्टडी की थी। ये भी असल में जो है वो ट्रांसलेशन थी, एक तो ग्रीक क्लासिक्स की, दूसरी एक डिक्शनरी थी उसकी, और तीसरा स्कल्पचर। But more important than these three sources was his own tendency and nature. One of his friends lent him a copy of Chapman's translation of Homer. He was attracted by the new word of wonder, and Keats described its effect upon him in the famous sonnet on first looking into Chapman's Homer. He felt as he had discovered a new planet. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसने एक होमर की एक ट्रांसलेशन पढ़ी थी, जिसके बाद उसने खुद भी एक पोइम लिखी, और उसमें उसने ये जिक्र किया कि जब उसने होमर की ट्रांसलेशन पढ़ी थी तो उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ये काम हुआ कि जैसे उसने एक नई दुनिया को, नए प्लेनेट को दरियाफ्त किया हो। ये उसने अपनी पोइम में ये चीज़ बोली थी। तो उसकी यानी कि खुद भी एक टेंडेंसी थी ग्रीक्स की तरफ, लेकिन वो टेंडेंसी, वही बात आ जाती है कि वो टेंडेंसी आखिर बनी कैसे थी। तो बनी इसी तरह से कि उसने ये ग्रीक जो है वो चीज़ों को पढ़ा था, उसमें होमर की ट्रांसलेशन भी थी, उसमें ग्रीक क्लासिक्स भी थी। तो ये चीज़ें ही जब इसके कांटेक्ट में वो आया तो उसकी टेंडेंसी बनी हेलेनिज्म की तरफ। उसके बाद जो है कि हिज स्टडी ऑफ लैम्प्रियर्स क्लासिकल डिक्शनरी fully acquainted him with the Greek mythology, and he loved every bit of it and freely used in his poetry. The stories of Endymion, Lamia, and Hyperion are based on Greek legends. It is admitted that the subject of Ode to Psyche and Ode on Aggression are Greek. So यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह से वो ग्रीक माइथोलॉजी की तरफ इंटेंड हुआ, और उसने अपनी पोइम्स में खुले अंदाज में ग्रीक माइथोलॉजी और ग्रीक सब्जेक्ट्स को यूज़ किया है। ये एंडमियन, लेमिया एंड हाइपेरियन, ये उसके जो है वो पोइट्री की कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में तो नहीं शामिल हैं, लेकिन ये एंडेमियन जो उसकी पोइम है ये बहुत ही मशहूर पोइम है। और इसी तरह जैसे नीचे भी दो ऑड्स का उसका जिक्र किया गया, ऑड टू साइकी और ऑड टू
ग्रेशियन अर्न, ऑटोसाइकी हमारी नहीं शामिल है, लेकिन और टू ग्रेशियन अर्न हमारे पास शामिल है हमारे सिलेबस में। उसमें हमने ये देखा था कि वो जो अर्न था वो भी एक्चुअली एक ग्रीक अर्न था, यूनानी अर्न था। तो यूनानी आर्ट उस पे बना हुआ था, तो वो उसको जो है वो एडमायर करता है। तो यहाँ तक कोई अगर क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन हो तो उसके बाद हम नेक्स्ट इसका थोड़ा सा एक और पार्ट देखते हैं। क्लियर है सर जी। उसके बाद ये जो आपको शो हो रहा होगा, इसमें कुछ वो एलिमेंट्स या कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ 6-7 पॉइंट जो कि हमें बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रीक एलिमेंट्स जो कीट्स ने फॉलो की या अपनी पोइट्री में शामिल की, यानी कौन कौन सी चीज़ों को उसने फॉलो किया, कौन कौन सी चीज़ें हमें उसकी पोइट्री के अंदर मिल जाती हैं जिनको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखें, हिज पोइम्स आर रैप्ड इन ग्रीक मिथ्स। उसकी पोइट्री जो है, उसकी पोइम्स जो है वो कम्प्लीटली तौर पे ग्रीक मिथ्स में लिपटी हुई हैं। और इसकी इन्फ्लुएंस ज़ाहिर है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ से उसको इन्फ्लुएंस आई, ग्रीक मिथ्स की इन्फ्लुएंस उसको कहाँ से आई। ये डिक्शनरी जो उसने पढ़ी थी, क्लासिकल डिक्शनरी के नाम से ये बुक थी, और इसको उसने रीड किया, तो उसकी वजह से माइथोलॉजी के अंदर, ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ। ये दरअसल मैं साथ ये भी बताता चलूँ कि ये जो क्लासिकल डिक्शनरी थी, ये एक बुक थी जिसके अंदर प्रॉपर नेम जो आपने एक ये पार्ट्स ऑफ ये प्रॉपर नेम आपने सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, कि किसी खास जो बंदे का नाम होता है या किसी जगह का, चीज़ का। तो ये जो क्लासिकल डिक्शनरी थी, असल में इसके अंदर वो तमाम प्रॉपर नेम्स शामिल थे जो कि पिछले पुराने एंशियंट ऑथर्स ने कहीं ना कहीं अपने वर्क में इस्तेमाल किए थे, उनको यूज़ किया था। तो वो क्योंकि मिथ्स के अंदर भी वो नाम थे मौजूद, वो इस किताब में शामिल हो गए। और जो भी उनके कोई किस्से कहानियाँ या पोइट्री या कुछ भी था, वो सारे करैक्टर्स वगैरह के नाम या कुछ भी नाम जो है वो सारे वो इसके अंदर शामिल थे, इस किताब के अंदर। तो ये इसने किताब स्टडी की थी, जिसकी वजह से मिथ की तरफ, इसका ग्रीक मिथ की तरफ एक्चुअली इसका एक रुझान बन गया। तो इसी वजह से उसको क्लासिकल ग्रीक मैथोलॉजी थी, उसकी तरफ उसको एक कह लें कि एक तरह से लव था उसके लिए, ये मैथोलॉजी ग्रीक, और इसी वजह से वो इस मैथोलॉजी को अपनी पोइट्री में शामिल करता था। उसके बाद है द सब्जेक्ट ऑफ द पोइम्स आर क्लियरली ग्रीक। उसकी पोइम्स के जो सब्जेक्ट थे वो प्योरली तौर पे ग्रीक होते थे, जैसे कि ऑटोसाइकी और ओड ऑन ग्रेशियनर, उसके अंदर
जो सब्जेक्ट है वो ग्रीक है। ऑड ऑन क्रिएशन अर्न की एग्जांपल मैं दे देता हूँ, साइकी वाली तो हमने नहीं पढ़ी। तो उसके अंदर ज़ाहिर है पहले मैंने जैसे बात की कि वो एक गुलदान जो है वो यूनानी गुलदान था और उस पर यूनानी आर्ट था। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट है, द ग्रीक्स वर लवर ऑफ ब्यूटी एंड सो वाज द कीट्स। ग्रीक्स जो है वो ब्यूटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, एडमायर करते थे, लव करते थे। अब मिसाल ले लें कि जैसे ऑड ऑन ग्रेशियन अर्न में वो उस अर्न के ऊपर जो तस्वीरें बनी हुई थी वो ही इतनी खूबसूरत कीट्स को लगी कि उसको इमेजिनेशन में लेके चली गई। और साथ ही साथ उसने पोइट्री के पोइम के आखिर में अपना जो है वो एक मैसेज भी यही दिया कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। द फोर्थ वाला, द ग्रीक डिड नॉट बर्डन देयर पोइट्री विद फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल मैसेज सिमिलरली कीट्स डिड। कि जो ग्रीक्स की पोइट्री थी उसमें कोई भी हमें फिलोसफिकल एलिमेंट या फिलोसफिकल किस्म का कोई आइडिया नज़र नहीं आता और ना ही कोई स्पिरिचुअल मैसेज नज़र आता है। इसी तरह सेम जो है कीट्स ने भी इस चीज़ को फॉलो किया और उसकी पोइट्री में भी हमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी कोई या बहुत ज़्यादा कोई फिलॉसफी नहीं नज़र आती है और स्पिरिचुअल मैसेज भी ऐसा कोई उसकी पोइट्री में नज़र नहीं आता। तो इस तरह जो है वो कीट्स को एक तरह से प्योर पोइट बोला जाता है कि जो पोइट्री को जो है वो सिर्फ जो है वो मतलब इन चीज़ों के लिए उसने इस्तेमाल नहीं किया। वो सिर्फ जो है वो ये था कि वो इंजॉय करता था नेचर की ब्यूटी को, लेकिन उसने कोई भी साथ स्पिरिचुअल मैसेज नहीं दिया। जैसे हमने वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में देखा कि वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर के अंदर हमें स्पिरिचुअल मैसेज देता था, वो फिलॉसफी देता था। ठीक है, वो कहता था कि ये नेचर जो है वो इसके अंदर जो है वो रब की जो है वो रब मौजूद है, स्पिरिचुअल एलिमेंट मौजूद है। तो इस तरह की वो जो है वो एक फिलॉसफी देता था, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इसने जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट दिया वही जो है वो इसकी पोइट्री पे हावी नज़र आता है कि इसने एक पोइम में बोल रखा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। तो ये यानी कि ये मैसेज देता था कि ये जो नेचर है हमारे नज़दीक, बस इसको जो है वो इंजॉय करो और ये इंजॉयमेंट की चीज़ है, इसकी खूबसूरती को देखो और खूबसूरती को इंजॉय करो। बस ये इसका जो है वो एक पोइट्री का कह लें कि एक मोटो था, ये इसका स्लोगन था। कीनेस सेंस एंड एंजॉयमेंट ऑफ ब्यूटी लाइक ग्रीक्स। वही ये पहले बात होगी जैसे कि ग्रीक्स भी जो है वो ब्यूटी को एंजॉय करते थे, इसी तरह इसने भी यही मैसेज दिया कि ब्यूटी को एंजॉय करो। और इसकी ख़ास तौर पे जो ऑड्स है इसके अंदर ये हमें ज़्यादा नज़र आता है कि ब्यूटी को एंजॉय करता हुआ और ब्यूटी को वो ज़्यादा अहमियत देता है। उसके बाद है परसोनीफाइंग नेचर लाइक ग्रीक्स। ग्रीक्स जो है वो नेचर को परसोनीफाई करते हैं और इसी तरह इसने भी अपनी पोइट्री में परसोनीफाई किया। और टू आटम की एग्जांपल हमारे सामने, वो उसको एक औरत के तौर पे पेश करता है।
और लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि कीट्स इज अ ग्रीक इन सिंप्लिसिटी एंड डायरेक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन। के कीट्स में भी हमें जो उसका स्टाइल है वो सिंपल स्टाइल है, ग्रीक का भी यही सिंपल स्टाइल था लिखने का। और डायरेक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशंस और जो सेंसुअसनेस जो वो पेश करता है और जिस तरह से आइडियाज़ को पेश करता है, वो बयान करने का अंदाज उसका वो बिल्कुल डायरेक्ट किस्म का है। वो कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता अपनी पोइट्री में और सीधी बात करता है। तो इस तरह से ये कुछ 5-7 एलिमेंट हैं जो हेलेनिज्म की तरफ हमें बताते हैं कि कीट्स जो वो रागब था और हेलेनिज्म को फॉलो करता था। सो ये जस्ट एक टॉपिक हेलेनिज्म का है। तो अगर तो कहते हैं तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगर थक नहीं रहे तो। क्लियर है। उसके बाद जो है वो एक और टॉपिक इसकी पोइट्री के अंदर बनता है और वो है एस्केपिज्म का। ये सवाल अक्सर कीट्स के ऊपर आता है कि क्या कीट्स एक एस्केपिस्ट था या नहीं था। एस्केपिस्ट का मैंने पहले भी बताया था और टू नाइटिंगेल में कि एस्केपिस्ट ऐसा बंदा जो कीट्स को बोला जाता था कि जो दुनिया से, दुनिया की रियलिटी से, पेन से, तकलीफ़ों से भागना चाहता था। तो ये सवाल उठाया जाता है कीट्स पे कि क्या वो एस्केपिस्ट था या नहीं था, यानी कि वो दुनिया से जान छुड़ाना चाहता था, यहाँ की जो हार्श रियलिटीज़ हैं उनसे दूर भागना चाहता था या नहीं। तो ये एक क्वेश्चन इसके बारे में अक्सर जो है वो उठाया जाता है, रेज किया जाता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, ये लाइन कीट्स ने अपनी एक पोइम में इस्तेमाल की थी और यही उसका लाइफ लॉन्ग क्रीड था। क्रीड मतलब उसका कह लें कि उसका नज़रिया, उसकी थिंकिंग, उसका मोटो, उसका स्लोगन कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। इसका मतलब यही है कि जो खूबसूरती है जो, या खूबसूरत चीज़ें हैं जो, वो हमेशा जो है वो एक तस्कीन का बायस है और वो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती हैं। यही इसका नज़रिया था, यही इसकी सोच थी, नेचर के बारे में भी यही इसका नज़रिया था। लेकिन क्या इस ब्यूटी की इंजॉयमेंट में उसने लाइफ की हार्शनेस को भुला दिया था? सवाल ये पैदा होता है। तो इसका जवाब जो है वो ये है कि नहीं, वो दुनिया की रियलिटीज़ को, यहाँ की पेन्स को, हार्शनेस को बड़े अच्छे तरीके से जानता था और पहचानता था, उनको रियलाइज़ करता था। कीट्स जो है वो अक्सर हमें अपनी पोइट्री में
ब्यूटी को एडमायर करता हुआ, एंजॉयमेंट की बातें करता हुआ नज़र आता है। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न देख लें, ओड ऑन ऑटम देख लें, जिसमें ओटू नाइटिंगेल में जैसे वो मौत की बातें कर रहा था, लेकिन जब ओटू ऑटम आई तो वो जो है वो ज़िंदगी की बातें करता हुआ, उम्मीद की, अच्छे टाइम की बातें करता हुआ नज़र आता था। इसी तरह एस्केपिज्म की जो एलिमेंट है वो भी हमें नज़र आती है। ओटू नाइटिंगेल में एस्केपिज्म चाहता था, मरना चाहता था। वो कहता है कि ये जो ज़िंदगी की रियलिटीज़ है, उस पोएम को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि उसको इन चीज़ों का मालूम था कि ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं है उसके लिए। ज़िंदगी में तकलीफ़ें मौजूद होती हैं, परेशानियाँ, पेन, दर्द। तो ये कहना कि कीट्स जो है वो ज़िंदगी की परेशानियों को नहीं जानता था या नहीं पहचानता था या नहीं रियलाइज़ करता था, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि उसको पता था। उसकी पोइट्री में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि वो ज़िंदगी की रियलिटीज़ को जानता भी था और मानता भी था। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बात की कि उसकी बहुत सारी पोइट्री में हमें ब्यूटी की, जॉय की, होप की, ज़िंदगी की बातें भी नज़र आती हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, ये उसका क्रीड था। तो फिर ये कैसे फैसला हो सकता है कि कीट्स जो है वो एक एस्केपिस्ट था या एक एस्केपिस्ट नहीं था? वो ज़िंदगी से भागता था या नहीं भागता था, यानी कि इसकी रियलिटी से। तो इसको कंक्लूड करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि उसने जो है ज़िंदगी को इसकी तमाम परेशानियों और तकलीफ़ों के साथ एक्सेप्ट कर लिया था। उसने एक लाइन जो है वो लिखी थी, जॉय whose hand is ever at his lips bidding audio। इस कोटेशन में कीट्स जो है वो कीट्स की डेस्पेयर और होपलेसनेस को शो करता है। फिर वो इन इन द ऑड ऑफ मेलैंकोली उसने एक पोइम लिखी थी। उसने वो कहता है कि ये जो he points out how sadness inevitably accompanies joy and beauty। तो इन दी एंड जो है वो कंक्लूड करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि कीट्स ने इस ज़िंदगी को तमाम तर मुश्किलात और इसकी रियलिटीज़ के साथ एक्सेप्ट कर लिया था। और वो ये मैसेज देता है, जैसे ओटू नाइटिंगेल में भी हमने देखा था कि इन दी एंड उसने यही कहा था कि इन रियलिटीज़ से, इन तकलीफ़ों से बंदा भाग नहीं सकता कहीं। बिल आखिर उसको एक न एक दिन इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि वो एक एस्केपिस्ट नहीं था, बल्कि उसने ज़िंदगी को इसकी तमाम तर रियलिटीज़ और हार्शनेस के साथ एक्सेप्ट कर लिया था। और बजाय इसके ये कहना कि कीट्स एक एस्केपिस्ट था, बल्कि कीट्स एक रियलिस्ट था, जो कि he was rather a realist, as he accepts the heart rupturing and piercing realities of life। कि उसने ज़िंदगी की तमाम रियलिटीज़ को, हार्शनेस को, तकलीफ़ को एक्सेप्ट कर लिया। उसको हम एस्केपिस्ट नहीं बोल सकते, बल्कि वो एक रियलिस्ट था। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर फ्रॉम माय साइड। इसके अंदर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन इन दोनों टॉपिक्स के अंदर?
सर जी, यस। सर शुरू में तो वो और टू नाइटिंगेल में वो एस्केपिज्म चाहता है ना, लेकिन बाद में जब वो एस्केप नहीं कर सकता तो फिर वो एक्सेप्ट करता है कि एस्केपिज्म पॉसिबल है, ना इमेजिनेशन। वो एस्केपिज्म चाहता है, लेकिन यही बात हो रही है कि एस्केपिज्म वो चाहता है कि मैं इस दुनिया से कहीं भाग जाऊं, इमेजिनेशन में जाता है, लेकिन इमेजिनेशन कुछ देर के लिए सुकून देती है, बाद में फिर वो वहीं पे वापस जब इमेजिनेशन से निकलता है तो रियलाइज़ करता है कि मैं तो अपने कमरे में ही बैठा हूँ और वही मेरी बीमारी मेरे साथ है, वही मेरी खाली जेबें मेरे साथ है, वही मेरे भाई का और मेरी माँ का जो मौत का दुख था वही मेरे साथ है। तो यानी फिर उसको रियलाइज़ हो जाता है कि मैं इससे भाग नहीं सकता, यही दुनिया की सच्चाई है और इनका सामना मुझे करना ही करना है। मैं जो चीज़ चाहता था वो मुझे नहीं मिल सकती, वो एस्केप जो मैं चाहता था वो नहीं मिल सकता, इसलिए मुझे इस ज़िंदगी का सामना करना ही करना है। सर और इसने रियलिटीज को एक्सेप्ट कर लिया और हार्डशिप्स को, इसलिए ये एक्सेपिज्म नहीं है। हाँ, इसलिए ये एस्केपिस्ट नहीं है, क्योंकि इसने उन रियलिटीज़ के साथ ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लिया और इसका लाइफ लॉन्ग क्रीड था कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, कि ये साथ ही साथ हमें अक्सर होप की, ब्यूटी की, इंजॉयमेंट की, उम्मीद की बातें करता हुआ नज़र आता है। ने ज़िंदगी को तकलीफ़ों के साथ, परेशानियों के साथ एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए हम इसको एस्केपिस्ट नहीं बल्कि एक रियलिस्ट कह सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। इसने ज़िंदगी को, ज़िंदगी की तमाम तकलीफ़ों के साथ एक्सेप्ट कर लिया, हार्ट रैप्चरिंग किस्म की तकलीफ़ें उनको एक्सेप्ट किया, इसलिए इसको एस्केपिस्ट नहीं बल्कि इसको रियलिस्ट बोला जाता है। और कोई सवाल नहीं तो यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड एंड यू कैन लीव।